आज की एक और बड़ी खबर है, बड़े स्टार से जुड़ी है और स्टार की शादी पर बवाल से जुड़ी है। आमिर की शादी पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। शादी हुए अभी 4 रोज ही हुए। आमिर खान की शादी साधारण तरीके से हुई, परिवार के लोग थे, उनके करीबी लोग थे, लेकिन उनकी ये तीसरी शादी थी जिस पर हंगामा हुआ। आमिर खान की तीसरी शादी पर सवाल उठाया है और आमिर खान को टारगेट किया है और कहा है आमिर खान जिहाद के एम्बेसडर हैं। दूसरी तरफ पिछले दिनों उनकी शादी के बाद ही बजरंग दल ने भी प्रदर्शन किया था, पुतला भी जलाया था। आमिर खान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आमिर खान जिहादी भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो। आमिर खान जिहादी भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत। से आमिर खान लगातार हिंदू बहन बेटियों से शादी रचा करके लाइन लगा रहा है। हिंदुओं का जो है इससे अपमान हो रहा है। हिंदू समाज को जो है चैलेंज कर रहा है कि देखो मैंने लगातार हिंदू बेटी से शादी कर रहा है और कहाँ है कोर्ट, कहाँ है कानून कि आमिर खान बहुत बड़ी साजिश के तहत लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे। उसमें ताकत 3 करने की कर रहे तुम 4 कर दो। युवाओं ने जो इनके पिक्चर देखते हैं उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए। मुसलमान दिख गया है जिहाद के साथ जोड़। अरे तुमको जिहाद का मतलब भी मालूम है क्या? टारगेट आमिर खान नहीं, टारगेट मुसलमान। हिंदू बहन बेटियों से शादी रचा करके लाइन लगा रहा है। हिंदुओं का जो है इससे अपमान हो रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, मंदिर की दान पेटी से चुराने का पाप किसने किया? तो भाजपा ने किया, भाजपा के अपॉइंटेड ट्रस्टीज ने किया। तो ये कौन सा जिहाद बनता है? आखिर उनको मुस्लिम समाज के बहू बेटी से प्यार क्यों नहीं हो रहा है? हिंदू बेटी से ही उसको प्यार क्यों हो रहा है? उनको सिर्फ रखा ही गया है हिंदू मुस्लिम करने के लिए। राणे परिवार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेगा, उनकी रोजी रोटी उसी में चलेगी। प्यार से करने का मतलब शादी नहीं होता है। जब पहले बच्चों से प्यार है, पहले पत्नियों से प्यार है, तो फिर क्या स्त्री एक खाली भोग का सामान? आमिर खान बहुत बड़ी साजिश के तहत हिंदुओं को कमजोर करने का काम कर रहा है। कि मुसलमानों के खिलाफ वो बोलता रहता है। कहाँ आमिर खान और कहाँ आप? आमिर खान की शादी पर बवाल है और सियासतदान भी सोच समझकर कैसे टारगेट कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। नीतीश राणे कैबिनेट मंत्री है महाराष्ट्र के, कह रहे हैं तीसरी शादी पर आमिर को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर बताया। उन्होंने कहा हिंदू समाज के लोग जो इनकी फिल्में देखते हैं उन्हें सोच समझकर ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए। जब बड़े सेलिब्रिटी अपनी निजी जिंदगी से जुड़े फैसले लेते हैं तो उसका समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। हिंदू युवाओं को सोचना होगा कि वो किसे आदर्श मान रहे हैं। वारिस पठान कह रहे हैं एमआईएम के नेता, आमिर ने 3 शादियां की हैं तो आप 4 शादियां कर लीजिए। आपको कौन रोक रहा है? आपको जलन क्यों हो रही है? आमिर की पूर्व पत्नी, बेटे, दामाद सब शादी में शामिल हुए, किसी को कोई आपत्ति नहीं, फिर भी आपको क्यों है? कोई अपनी मर्जी से शादी कर रहा है तो आपको क्या समस्या है? शेखर सुमन ने कहा राजनीतिक पार्टियां डबल इंजन सरकार नहीं चला पा रही हैं और ये धड़ल्ले से ट्रिपल इंजन सरकार चला रहे हैं। राजनीति करने वालों को इनसे गठबंधन सीखना चाहिए। यह सियासी हंगामा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नेता और नीतीश राणे क्या कह रहे हैं और दूसरे सियासतदान। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे। इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए। उसने 3 शादी किया ना, तुम 4 करो ना। कौन रोक रहा है भाई तुमको? और ये आपत्ति लेके तुमको क्या बस मुसलमान दिख गया है जिहाद के साथ जोड़। अरे तुमको जिहाद का मतलब भी मालूम है क्या? ये तुम्हारे दिल के अंदर नफरत भरा हुआ है ना, नफरत भरा जहर जो मुसलमानों के लिए है ना, वो ऐसे ऐसे अल्फाजों से आता है सर। तो ये सब बात करके देखो, इनका टारगेट आमिर खान नहीं है, टारगेट मुसलमान। उसको एक बोलने की स्टाइल है उसकी, जानबूझ के मुसलमानों के खिलाफ वो बोलता रहता है। कहाँ आमिर खान और कहाँ आप? हर वक्त आप देखना, जब भी कोई महत्वपूर्ण विषय आप लेकर खड़े हो जाइए, ये बराबर हिंदू मुस्लिम तरफ लेके जाएंगे। और आप सोशल मीडिया पे देखो उनके कहाँ से खुद कर मतलब गड्ढे खुद कर निकाल के कब्र खोदते रहते हैं लोग। अब देखिए जरा, आमिर खान की तीसरी शादी थी जिस पर बवाल मचा है।
लेकिन इससे पहले 2 शादियां आमिर खान ने कहां और किससे। दरअसल पहली शादी आमिर खान ने रीना दत्ता से की। 21 साल की उम्र में आमिर ने 1986 में 19 साल की रीना से शादी की थी और उस वक्त दोनों पड़ोसी थे और एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक इंटरव्यू में आमिर ने बताया कि दोनों ने भागकर शादी की। इस शादी से आमिर के 2 बच्चे हैं जिनका नाम जुनेद और आयरा है। उनकी ये शादी 16 साल तक चली। 2002 में दोनों ने तलाक ले लिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान ने गुजारा भत्ता के तौर पर 50 करोड़ रुपए दिए थे। अब रीना आमिर अच्छे दोस्त हैं और कई मौकों पर दोनों साथ नजर आते हैं। आमिर खान ने दूसरी शादी की किरण राव से। रीना से तलाक के बाद 2005 में आमिर ने किरण राव से शादी की। किरण राव एक जानी मानी फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। दोनों ने फिल्म लगान समेत कई फिल्मों में एक साथ काम किया था। कहते हैं कि किरण राव ने परिवार के खिलाफ जाकर आमिर से शादी की। दोनों का सरोगेसी से एक बच्चा है जिसका नाम आजाद राव खान है। किरण से आमिर की शादी 16 साल चली और 2021 में दोनों अलग हो गए। उसके बाद आमिर खान की तीसरी शादी गौरी स्प्रैट से हुई और 5 जुलाई को 61 साल के आमिर ने 47 साल की गौरी से तीसरी शादी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर लंबे समय से गौरी के साथ रिश्ते में थे। गौरी आमिर के प्रोडक्शन हाउस में क्रिएटिव का काम संभालती हैं और आमिर से शादी से पहले ही गौरी एक 6 साल के बेटे की मां भी है। फिलहाल आमिर की इसी शादी को लेकर जमकर बवाल भी हो रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बाबा रामदेव। प्यार करने का मतलब शादी नहीं होता है। जब पहले बच्चों से प्यार है, पहले पत्नियों से प्यार है, तो फिर क्या स्त्री एक खाली भोग का सामान है? और आप किसी से प्रीति करते तो शादी करना जरूरी है। मैं पूरी दुनिया से प्रीति करता हूँ, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों से प्रेम करता हूँ, तो उसके लिए कोई ये शारीरिक रिश्ता जरूरी है। हमारी सोच डबल स्टैंडर्ड की क्यों हो गई है? देखिए, ये आमिर खान और उनकी जो बीवी बनी है अभी, उनका मामला है। इस पे किसी और को दखल देने की क्या जरूरत है? लेकिन हमारी आदत बन गई है किसी एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करने की। मैं समझता हूं कि हमें अपनी सोच पर और अपनी बातों पर और आने वाली पीढ़ियों पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं और इसका रिजल्ट हमारे आने वाले कल पर क्या पड़ेगा। राणे परिवार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेगा, उनकी रोजी रोटी उसी में चलेगी। आमिर खान फिल्म एक्टर, एक ज़माने से वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है। वहाँ के लोगों को देखना चाहिए क्या करना है और क्या नहीं करना। नीतीश राणे जैसे लोग पैदा होते हैं और एक कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं और इस देश को दूसरी तरफ मूवमेंट करते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है सियासत की दुनिया से। आपको पहले मध्य प्रदेश लिए चलूंगा। उपचुनाव में कहीं खुशी कहीं गम। उपचुनाव हो रहे हैं। एक उपचुनाव मध्य प्रदेश के दतिया में हो रहा है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज मंच पर भावुक हो गए और रो पड़े। सुनिए जरा। दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तुझको जिताऊंगा। धन्यवाद। दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तुझको जिताऊंगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। बोले भारत माता की। अब देखिए शुरू कहां से हुआ। दरअसल नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे आशुतोष तिवारी के नामांकन में। नरोत्तम खुद यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्हें टिकट नहीं मिला। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को टिकट दिया और उनके नामांकन के लिए आज खुद नरोत्तम पहुंचे थे। और उसके बाद यानी नामांकन के बाद रैली हुई। उस रैली में भी नरोत्तम मिश्रा मंच पर मौजूद थे और उसी रैली में बोलने के दौरान भावुक हो गए। गोविंद परिहार जी, रणबीर रावत जी का स्वागत करें। गजेंद्र सिकरवार जी हमारे जिला के प्रभारी, आदरणीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी का स्वागत करें। अब देखिए जरा नरोत्तम मिश्रा के साथ हुआ क्यों,
क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को आपने जो उनके बयान सुने होंगे हमेशा, कभी आपने यह हिस्सा नहीं देखा होगा कि नरोत्तम मिश्रा मंच पर फूट फूट कर रो भी सकते हैं, भावुक भी हो सकते हैं। दतिया में आज बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने नामांकन भरा और उनके नामांकन में सीएम मोहन यादव और नरोत्तम मिश्रा दोनों मौजूद थे। नामांकन से ठीक पहले जब बीजेपी ने नॉमिनेशन रैली की, उस वक्त नरोत्तम मिश्रा संबोधन के बाद स्टेज पर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा वो 16 तारीख से खुद इलाके में डेरा जमाएंगे और एक एक गांव में जाकर आशुतोष तिवारी को जितवाएंगे। इसके बाद वो भावुक हो गए तो सीएम मोहन यादव ने उन्हें संभाला। मोहन यादव ने कहा हम नरोत्तम के नेतृत्व में दतिया चुनाव लड़ेंगे। हालांकि दावा है कि नरोत्तम अब भी पार्टी हाईकमान से नाराज हैं, क्योंकि जब से दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है, उसके बाद से नरोत्तम मिश्रा के समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने भी इसके बाद सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। वो दिल्ली भी आए और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने बात भी रखी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों से मिलने का समय नहीं मिला। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि पार्टी फैसला नहीं बदलेगी। कुल मिलाकर नरोत्तम मिश्रा ने हर फोरम पर नाराजगी जाहिर की है, लेकिन पार्टी ने दतिया उपचुनाव में उम्मीदवार का नाम नहीं बदला। नरोत्तम मिश्रा के पास दो रास्ते थे, पार्टी में बगावत या पार्टी में रहना। उन्हें शिवसेना यूबीटी की तरफ से दतिया उपचुनाव का टिकट ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने कहा बीजेपी में ही पैदा हुआ हूं, बीजेपी में ही मरूंगा। दतिया जिले से 6 बार विधायक रहने की वजह से उनका वहां से खास लगाव है और इसी वजह से वो दतिया की जनता के सामने मंच पर भावुक हो गए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, और उनका टिकट काट कर या उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिस बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया, वो क्या कह रहे हैं। प्राण छोड़ दिए जाएंगे आज तो भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, राष्ट्र को जिताऊंगा। सारा वरिष्ठ नेतृत्व प्रदेश का ये सब आए थे आज, उनके आशीर्वाद और उनके नेतृत्व में नामांकन फॉर्म दाखिल किया है। हम सब ने एकजुटता के साथ भारी विजय के संकल्प के साथ आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म और यहाँ सभा पर अपना विचार व्यक्त करते हुए जनता से वोट की अपील की है। मुझे पूरा भरोसा है प्रचंड बहुमत से जनता विजय कराएगी। और आइए मध्य प्रदेश से आपको लिए चलता हूं बिहार में भी उपचुनाव हो रहा है, बड़ी लड़ाई है। पीके जो चुनावी रणनीतिकार और मास्टर माने जाते हैं वो चुनावी मैदान में। पीके ने बांकीपुर से नॉमिनेशन फाइल किया, नामांकन दाखिल किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में खुद भी पार्टी के बुरे हाल हुए थे, ज्यादातर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से नामांकन किया, लेकिन बांकीपुर से एक और तस्वीर आई। बांकीपुर के तेज प्रताप के जो कैंडिडेट थे उनकी गिरफ्तारी हो गई, पुलिस उठा ले गई। वीणा मानवी को गिरफ्तार कर लिया, तेज प्रताप की पार्टी ने कैंडिडेट बनाया था। सरकार की तरफ से साजिश किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है। और ये आधी आबादी की बात कर रही थी और ये हमारा कैंडिडेट जो वीणा मानवी जी हैं बहुत अच्छी हैं, इनका नेचर भी बहुत अच्छा है। तो षड्यंत्र कर रहे हैं लोग, ये षड्यंत्र ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। हम भी चुनौती दे देते हैं। हम अभी दिल्ली में हैं, अभी हम बिहार आ रहे हैं। हम बिहार आएंगे, उसके बाद हम सरकार का घेराव करने का काम करेंगे। जनता को तय करना है कि ये किसका गढ़ होगा। ये उपचुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव है। ये बिहार में बीजेपी के अहंकार पर अंकुश लगाने का चुनाव है। ये बिहार में चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह